नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये देखने का प्रयास किया था कि किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर स्थल, जल और वायु के होने से यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, जिसमें हमने स्थल मंडल के बारे में एक बेसिक जानकारी इकट्ठा किए थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो जल मंडल एवं वायुमंडल के ऊपर रहेगा। तो क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी जल मंडल का विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर। तो देखिए, ऐसा मान्यता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हो रहा था उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प के कण पहले से ही मौजूद थे, और जब जल वाष्प का संघनन हुआ, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको समझा देते हैं, संघनन। ये क्या होता है? देखिए, संघनन का मतलब यह होता है कि कोई भी गैस यदि द्रव अवस्था में बदल जाए, यानी लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाए, तरल अवस्था में हो जाए, तो उसको कहते हैं संघनन का क्रिया। ठीक है। तो जब जल वाष्प का संघनन हुआ तब जो जल गैस के रूप में था वो संघनन के बाद तरल अवस्था में आ गया, यानी पानी का बादल बन गया, और धीरे धीरे उसके अंदर संकुचन हुआ, जिसकी वजह से पानी का बूंद बना। और वो पानी का बूंद जब इतना भारी हो गया कि अब वह वायुमंडल के ऊपर नहीं रह सकता, तब बारिश के रूप में धरती के ऊपर गिर गया, और धरती के अंदर जितने भी गर्त थे यानी गड्ढे थे वो सारे भरते गए, और ये क्रिया लगभग कई सालों तक चलता रहा, जिसकी वजह से धरती के ऊपर महासागरों का निर्माण हुआ। देखिए, आपको एक फिगर के द्वारा क्लियर करा देते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये गैस यानी ये जल वाष्प है, तो ये जब संघनन की क्रिया से निकला तो ये एक बादल का रूप लिया, इस तरीके से जल के बादल के रूप में, यानी तरल अवस्था में बादल बना। और ये बादल फिर क्या हुआ कि संघनित होकर के, मतलब एक जगह सिमट करके जल का बूंद बनाने लगे। और जब ये जल का बूंद वायुमंडल में इतना भारी हो गया कि अब नहीं रह सकता, तब यह बारिश के रूप में धरती के नीचे गिर पड़ा। बारिश के रूप में धरती के नीचे आ गया, और धरती के ऊपर जितने भी गर्त थे, गर्त यानी गड्ढे की बात कर रहे हैं, धरती के ऊपर जितने भी गड्ढे थे उसमें पानी स्टोर होता चला गया, और ये क्रिया जब लगातार लंबे समय तक होते रहा तो महासागरों का निर्माण हुआ। ये एक मान्यता है, इस तरीके से जो है जल का निर्माण हुआ है। अब जब जल का निर्माण इस तरीके से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर, मतलब महासागरों के अंदर शैवालों का उद्भव होने लगा। मतलब शैवाल का जो उत्पत्ति है, देखिए शैवाल एक पौधा है, शैवाल इसको इंग्लिश में कहते हैं एलेजी। एलेजी एक ऐसा पौधा है जो, जिसका मतलब ऐसे पौधे की तरह, मतलब तना नहीं होता, इसका पत्तियां नहीं होती, लेकिन ये एक पौधा ही है जो काई की तरह होता है। कई जगह आप देखे भी होंगे, समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर भी दिखाई देता है। तो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, और इसी से धीरे धीरे विकास करके पूरा मानव जाति बना है, ऐसा साइंस कहता है। ठीक है, ये काई है, जनरली काई के जैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो जब शैवाल का निर्माण हुआ, तो देखिए सिंपल सा एक चीज़ आपको बताते हैं। साइंस कहता है कि जैसे जल वाष्प के कण
जल वाष्प के कण पहले से ही मौजूद था, उसी तरह पृथ्वी के अंदर जैव कार्बनिक पहले से ही, मतलब जैव कार्बनिक के जो अणु हैं ये पहले से ही मौजूद थे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, जैव कार्बनिक अणु पहले से ही पृथ्वी के अंदर मौजूद थे। जैव का मतलब जीवन वाला, जीवन का जो कार्बन होता है उसका अणु पहले से ही पृथ्वी के अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से जब वो पानी जब आया धरती के ऊपर तो पानी के संपर्क में आते ही वो इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, वो जितना कार्बनिक अणु था वो सब एक जगह होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जीवन का उत्पत्ति हुआ और सबसे पहला शैवाल का उत्पत्ति हुआ। और इसी के बाद प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्टार्ट हुआ, जिससे ये ऑक्सीजन छोड़ने लगा और जब ये ऑक्सीजन छोड़ा तो वायुमंडल में पूरा ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे वृद्धि करने लगा और जिससे फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जीवों का उद्भव हुआ। मानव जाति भी इसी तरीके से विकास हुआ है। वैसे जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या विचार है, उसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। पहले इसको एक बेसिक फॉर्मेट में आप समझ लीजिए। देखिए, हमारे पृथ्वी के ऊपर मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, तो इसके ऊपर लगभग 70.8% भाग जो होता है वो जल होता है और 29.2% भाग लगभग ये स्थल है, स्थल मंडल। स्थल में भी कई तरह के रूप होते हैं। हमने कल बताया था कि स्थल में पर्वत, पठार, मैदान ये सारे आते हैं स्थल मंडल के अंदर। ये सारे चीज स्थल मंडल के ही अंदर आते हैं। ये स्थल मंडल का स्वरूप है। स्थल मंडल का स्वरूप कैसे चेंज होता है? कोई पर्वत बन गया, कोई पठार बन गया, कोई मैदान बन गया, ऐसा कैसे होता है? तो ये पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण होता है, आंतरिक बल के कारण, और पृथ्वी की बाह्य गति और बाह्य बल के कारण होता है। अब ये क्या होता है, देखिए पृथ्वी के ऊपर जितने भी वायु का जो तेज बहाव होता है, जल का जो तेज प्रवाह होता है, जल का, वायु का, इसको कहते हैं पृथ्वी का बाह्य गति, बाह्य बल। और अंदरूनी में जो मैग्मा हमने कल बताया था कि मैग्मा के अंदर जो हलचल होते रहता है, जो प्लेट के अंदर हलचल होते रहता है, उसको कहते हैं आंतरिक गति। यानी पृथ्वी के ऊपर जो हलचल हो रहा है उसको पृथ्वी का बाह्य बल कह रहे हैं, और पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रहा है उसको पृथ्वी का आंतरिक बल कह रहे हैं, जिसकी वजह से स्थल मंडल का स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यदि हम जलमंडल की बात करें तो इसके अंदर वो सारे जल को सम्मिलित किया जाता है जो किसी भी फॉर्म में हो, या तो तरल अवस्था में हो, या ठोस की अवस्था में हो, या गैस के रूप में हो। यदि वो सारा जल का कण है तो उसको हम जलमंडल का हिस्सा मानेंगे। जैसे महासागर का जल हो सकता है, नदियों का जल हो सकता है, मिट्टी के अंदर का जल हो सकता है, झीलों का जल हो सकता है, वायुमंडल के अंदर का जल हो सकता है। इन सारे जल को जलमंडल का हिस्सा माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर महासागर को ही जलमंडल का मेन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि महासागर के अंदर ही पूरे पृथ्वी पर महासागर के अंदर 97% जल पाया जाता है। यदि हम महासागर की बात करें तो महासागर को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 महासागर है पूरे धरती पर। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और पांचवा आर्कटिक महासागर। यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये सारे ओशियन। देखिए महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागर के अंदर ही पाया जाता है, जो लवणीय होने के कारण
पीने योग्य नहीं है, ये हम लोग पी नहीं सकते हैं इस जल को, क्योंकि इसके अंदर नमक का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और यदि हम इसको पी ले तो शायद मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हम कहानी ख़त्म। ठीक है, तो बाकी के जो 3% जल बचे, इसमें भी सारा जल हम लोग नहीं पीते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जल तो बर्फ़ बना हुआ है, ज़्यादातर जल हिम बना हुआ है। ठीक है, और भी जल है, भूमिगत जल, हिम नदियाँ जो बह रही है, ये सारे जल हैं। तो या झीलों का जल, ये 3% के अंदर ही ये सारे जल है जो पीने लायक है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें भी जो बर्फ़ बना हुआ है उसका तो उपयोग कर ही नहीं रहे, सिंपल सा चीज़ है। तो ये पूरा जलमंडल का एक हिस्सा था। यदि हम वायुमंडल की बात करें, यानी एटमॉस्फेयर की, तो पृथ्वी के ऊपर आप जितने भी गैसों का आवरण महसूस करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों को, मतलब पृथ्वी के चारों ओर से गैस जो घेरे रहते हैं, उसको कहते हैं वायुमंडल। उसको देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस तो जरूर कर सकते हैं, उसी को वायुमंडल कहते हैं। जब पृथ्वी का उत्पत्ति हो रहा था उस समय वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस पहले से ही मौजूद थे पृथ्वी के ऊपर, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो था वो बहुत ही हल्का गैस है। जब सौर पवनें आए तो इन सारे गैसों को उड़ा कर लेकर चली गई। सौर पवन के बारे में हमने जब सन पढ़ा रहा था तब सोलर विंड के बारे में हमने बताया था, यानी सौर पवन के बारे में। यानी सन के अंदर, पूरे सौर तंत्र के अंदर जितने भी हवाएं निकलती है और वो हवा जब बाहर की ओर आती है तो उसको सौर पवन कहते हैं। वो इतना पावरफुल होता है कि आसपास के जितने भी हवा होते हैं वो सबको आकर्षित कर लेता है और लेकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए तो बुध सन के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बुध पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि सौर पवन जैसे निकला तो बुध का जितना भी वायुमंडल था उस सबको उड़ाकर लेके चला गया। मतलब वायुमंडल के अंदर जितने भी गैस थे बुध के ऊपर, उन सब को सौर पवन क्या कर दिया, उड़ा कर लेकर चला गया साथ में। उसी तरीके से जब पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम था, तो हाइड्रोजन और हीलियम हल्का गैस है, तो वो जल्द ही आकर्षित हो गए, सौर पवन के रेंज में आ गए, और सौर पवन क्या कर दिया, उसको भी लेकर के चला गया। तो वायुमंडल के अंदर अब हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में बचे, बहुत कम, लगभग ना के बराबर। उसके बाद CO2 का मात्रा जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में। तो जब ज़्यादा CO2 रहेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो हमने बताया कि जल वाष्प पहले से था, तो जल वाष्प जब जल बनकर धरती पर गिरा बारिश के रूप में, तो सारा CO2 जो है जल में घुल गया। जल में घुलने के कारण वो धीरे धीरे, ये प्रक्रिया जब लंबे समय तक हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी का धीरे धीरे ठंडा होने लगा, शीतल होने लगा, और फिर यहाँ पर जीवन का उत्पत्ति हुआ और यहाँ का टेम्परेचर इस तरीके से अभी बना हुआ है। देखिए, यदि वायुमंडल में CO2 ना रहे, या फिर वायुमंडल का पूरा ही जो लेयर है गैसों का, ये अगर गैसों का लेयर ना रहे, मतलब वायुमंडल ना रहे पृथ्वी के ऊपर, तो शायद यहाँ पर जीवन फिर संभव नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो यहाँ जो धरती के अंदर से जो हीट निकल रहा है उसको कौन रोक कर रखेगा, हीट तो पूरा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाएगा, और दिन के समय जब सन की किरणें यहाँ पर आएगी तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा यदि वायुमंडल ना रहे तो। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है, एक चादर की तरह काम करता है, ताकि यहाँ का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा अंतराल ना हो। यानी दिन रात जब हो रहा है तो टेम्परेचर का ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये वायुमंडल की वजह से ऐसा है।
अगर वायुमंडल ना रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ जीवन संभव नहीं है पृथ्वी के ऊपर। चाहे कोई भी ग्रह के ऊपर जीवन संभव नहीं होगा यदि वायुमंडल ना हो तो। ठीक है, यदि हम देखिए, यदि हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन का मात्रा है, यानी नाइट्रोजन गैस है, और 21% ऑक्सीजन का मात्रा है, यानी ऑक्सीजन गैस है। और बाकी के जो 1% बचे हुए हैं इसमें अदर गैस आ जाते हैं, जैसे ऑर्गन, नियोन, ये सारे गैसें जो है बाकी के 1% के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यदि यहाँ पर इतने ज़्यादा मात्रा में है, इसी की वजह से जो है यहाँ पर मतलब जीवन संभव हो पाया, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब समझते हैं जैव मंडल के बारे में, यानी जैव मंडल की यदि बात करें, इसको जीव मंडल भी कहते हैं, यानी बायोस्फीयर की यदि हम बात करें तो इसके अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल के संयोग से जीवन का अनुकूल दशा उत्पन्न होता है पृथ्वी के ऊपर। यानी यदि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ना हो तो शायद जीवन की दशाएं पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न नहीं होगा। तो इन तीनों के संयोग से एक दशा उत्पन्न होता है, एक परिस्थितियां उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए जैव मंडल के अंदर इन तीनों मंडलों को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल का यदि हम एरिया आपको बताएं तो लगभग यदि हम खरे मतलब देखें, मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में, तो पृथ्वी से 15 किलोमीटर तक का एरिया जैव मंडल का होता है, यानी यहाँ पर जीवन संभव है 15 किलोमीटर तक के एरिया में। और यदि हम इस तरीके से देखें क्षैतिज रूप में, यानी हॉरिजेंटल रूप में देखें, तो लगभग पूरा पृथ्वी ही घेरा हुआ है जैव मंडल, पूरा पृथ्वी पर जीवन लगभग संभव है। तो ये जैव मंडल का हिस्सा है ये सब, मतलब जैव मंडल इतने दूर के एरिया के अंदर मतलब जीवन है। ऊर्ध्वाधर रूप में यदि पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए तो 15 किलोमीटर तक का, और लगभग ऐसे यदि हम घूमें क्षैतिज तरीके से तो लगभग पूरा पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ठीक है, तो ये जैव मंडल का हिस्सा है। जैव मंडल को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अजैविक, यानी जैव मंडल का भी 3 घटक हो सकता है, जैविक और एक ऊर्जा। यानी कहने का मतलब यह है कि जैव मंडल के लिए 3 कंपोनेंट्स बेहद जरूरी है। पहला तो अजैविक। अजैविक का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मौजूद होंगे। इसको कहेंगे अजैविक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैव मंडल का जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं कि अजैविक के अंदर स्थल, जल और वायु तीनों मौजूद होता है। तो ये अजैविक कंपोनेंट हो गया जैव मंडल का। यदि हम जैविक की बात करें तो इसमें जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु। एक और आते हैं पौधे, पेड़ पौधे। यानी यदि हम जैविक की बात करें तो जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर जीव है, वो जैविक के अंदर आएगा, यानी बायोटिक कंपोनेंट हो गया ये। और एक की और हम बात करें तो ऊर्जा, एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा, यदि पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनर्जी का कोई काम करता है तो वो है सन, यानी सूर्य, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यदि सूर्य ना हो तो शायद पृथ्वी पर एनर्जी ही नहीं आएगा। तो सूर्य का जो किरण होता है उसी से एनर्जी पृथ्वी को मिलता है। ये तीनों कंपोनेंट्स बेहद जरूरी है पृथ्वी के ऊपर जीवन को संभव बनाने में। ठीक है, तो शायद आपको ये स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल तीनों और एक और वायुमंडल चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कई बार
जो फैक्चुअल एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। हालांकि ये सारा क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं पामीर का पठार। इसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, रूप ऑफ द वर्ल्ड, ये पामीर का पठार होता है। यदि हम जो हमारा हिमालय है उसकी यदि हम बात करें वो किस तरीके का पर्वत है, तो वो वलित पर्वत के अंदर आता है। एंडीज दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत, यानी पर्वत श्रृंखला जो होता है, जैसे श्रृंखला देखिए इस तरीके से, ये पर्वत श्रृंखला है, बीच में टूट नहीं रहा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो गया। और ये क्या है, वलित पर्वत है, मोरदार है ना, वलित पर्वत है। और पामीर का पठार यानी तिब्बत का पठार, ये कैसा पठार है, तो अंतरा पर्वतीय पठार है। ऐसा क्यों? अंतरा पर्वतीय पठार में हमने बताया था इंटरमंटेन प्लेटियो के अंदर कि दो पहाड़ों के बीच में, यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार होते हैं उसको कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। तो देखिए तिब्बत कहाँ पर है, ये यदि हमारा भारत का ऊपरी हिस्सा है ऐसे, तो यहीं पर ना तिब्बत है, इस एरिया में। इसको अभी चाइना ने हथिया लिया है, तो इस एरिया में तिब्बत है। तो यहाँ पर जो पठार है वो पठार कहाँ है, देखिए यहाँ पर क्या है, पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर क्या है हमारा भारत का, ये पर्वतीय इलाका है। और इधर भी क्या है, इधर भी पर्वत वाला इलाका है, और इसी में क्या है, पठार है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसकी हाइट 5000 मीटर है। तिब्बत का पठार रूप ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है, दुनिया का छत है ये, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। वैसे हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हम बताएंगे, कई सारे क्वेश्चन बताएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे पठार के ऊपर या पर्वत के ऊपर फिर से हम दोबारा आएंगे ही, बेसिक चीज़ है, दोबारा पढ़ना ही है। ये तो बस बेसिक जानकारी था। तो शायद आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और इन तीनों के संयोग से जो जैव मंडल बना, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।